नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राजस्थान से जुड़े विषयों पर दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद भवन स्थित कक्ष में यह बैठक हुई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में यह बैठक हुई। राज्यसभा सांसद ओम माथुर और राजसमंद सांसद दिया कुमारी मौजूद रही। बैठक से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर बड़ी जानकारी है। अप्रैल में मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में बाघ छोड़ा जाएगा। अप्रैल के अंत तक मुकुंदरा में सफारी प्रारंभ होने की भी संभावना है। मुकुंदरा में ट्रायल बेसिस पर चीते को लाने के भी प्रयास होंगे। मुकुंदरा में गांव के विस्थापन के लिए केंद्र से मिलेगी राशि। वही अप्रैल में ही निकल सकता है रामगढ़ टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन भी। बूंदी के जैत सागर तथा कोटा में चंबल के अपस्ट्रीम में बोटिंग पर भी चर्चा हुई है। कुंभलगढ़ में एनटीसीए से मिली आपत्तियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंभलगढ़ में इको सेंसिटिव जोन के दायरे को कम करने पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार इस मामले में फिर से केंद्र को पत्र भेजेगा। स्पीकर बिरला ने कहा, इस मामले को संवेदनशीलता से देखें अधिकारी। सरिस्का में लगी आग को बुझाने के लिए सक्रिय प्रयास के बिरला ने निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मौजूद रहे स्पीकर क्यूएसडी राजीव दत्ता भी। तो राजस्थान से जुड़े विषयों पर दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बेहद अहम बैठक थी, जिसमें स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा इस बैठक के दौरान हुई है, जिसमें मुकुंदरा में ट्रायल बेसिस पर चीते को लाने के भी यहां पर प्रयास होंगे। इसको लेकर चर्चा हुई। मुकुंदरा में गांव के विस्थापन के लिए केंद्र से राशि मिलेगी और अप्रैल में ही रामगढ़ टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन भी निकल सकता है। इधर बूंदी के जैत सागर और कोटा में चंबल के अपस्ट्रीम में भी बोटिंग पर चर्चा हुई है। कुंभलगढ़ में एनटीसीए से मिली आपत्तियों को जल्द दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुंभलगढ़ में इको सेंसिटिव जोन के दायरे को कम करने पर भी चर्चा हुई है। राज्य सरकार इस मामले में फिर से केंद्र को पत्र भेजेगा। स्पीकर बिरला ने कहा, इस मामले को संवेदनशीलता से अधिकारी देखें। सरिस्का में लगी आग को बुझाने के लिए सक्रिय प्रयास के बिरला के निर्देश भी हैं। वहीं बता दें, बैठक में मौजूद रहे स्पीकर के ओएसडी संजीव दत्ता भी। ओडिशा में एक इंजीनियर के यहां से 1 करोड़ 36 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। ओडिशा के इतिहास में किसी अफसर के यहां से सबसे ज्यादा रिकवरी मलकानगिरी के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य आशीष कुमार दास। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सतर्कता विभाग ने यहां पर छापा मारा। नकदी सोना जब्त किया गया है। दास की पत्नी के फ्लैट से लॉकर में 1 करोड़ 15 लाख नकद, 632 ग्राम सोना बरामद हुआ है। मलकानगिरी में दाश के यहां से 21 लाख 72 हजार नकद और 602 ग्राम सोना बरामद हुआ और इस तरह कुल 1 करोड़ 36 लाख 75 हजार रुपए नकद बरामद हुए हैं। वहीं 1 किलो 200 ग्राम सोना भी यहां पर जब्त किया गया है। पहली बार हुआ है ऐसा जब किसी अधिकारी के पास से ओडिशा में इतनी बड़ी रकम बरामद की गई हो। 1 करोड़ 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए ओडिशा में एक इंजीनियर के घर से। ओडिशा के इतिहास में ये पहले अफसर हैं जिनसे इतनी ज्यादा रिकवरी हुई है। मलकानगिरी के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य आशीष कुमार दास हैं, जिनके पास से ये रिकवरी हुई है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर ही सतर्कता विभाग ने यहां पर छापा मारा और नकदी और सोना यहां से जब्त किया। भाजपा विधायक की गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर का बैंक घोटाले में नाम। बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई। 25 मार्च को विशेष अदालत ने ये जमानत अर्जी रद्द की थी। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। तो इधर भाजपा विधायक की गिरफ्तारी से बचने के प्रयास लगातार जारी हैं। विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर का बैंक घोटाले में नाम है और बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई। 25 मार्च को विशेष अदालत ने ये जमानत अर्जी रद्द की थी। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की गई है। भाजपा ने शुरू की गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान चुनाव की तैयारी। इन राज्यों में अगले 2 वर्ष के भीतर होंगे विधानसभा चुनाव। राजस्थान में 52,000 मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त होंगे पन्ना प्रमुख। राजस्थान में 11 लाख लोगों को बूथ कमेटियों से जोड़ेगी भाजपा। वही गुजरात और कर्नाटक में भी जल्द ही चुनाव टीम की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। तो भाजपा ने अब गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इन राज्यों में अगले 2 सालों की बात करें तो अगले 2 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे और राजस्थान में 52,000 मतदान केंद्रों के लिए ये पन्ना प्रमुख नियुक्त होंगे। राजस्थान में 11 लाख लोगों को बूथ कमेटियों से जोड़ेगी भाजपा। तो इधर गुजरात और कर्नाटक में भी चुनाव टीम की नियुक्ति होगी।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नेता बदल देते हैं पार्टी। कांग्रेस अपनी जगह कायम है, जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन पंजाब और गोवा की हार पार्टी के लिए चिंताजनक है। सितंबर में होंगे कांग्रेस के संगठन चुनाव, तैयारियां भी जारी हैं। फिलहाल कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर विशेष ध्यान है। राज्यसभा में नेता विपक्ष है कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने ये बातें कही कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। बता दें द टाइम्स ऑफ इंडिया में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर नेता बदल देते हैं पार्टी। कांग्रेस अपनी जगह कायम रहती है, जीतना हारना तो लगा रहता है, लेकिन पंजाब और गोवा की हार पार्टी के लिए चिंताजनक जरूर है। सितंबर में कांग्रेस के संगठन चुनाव होंगे, उसे लेकर तैयारियां भी जारी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर विशेष ध्यान है। राज्यसभा में नेता विपक्ष है कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को अपना निजी स्टाफ रखने की अनुमति नहीं है। अपनी मर्जी से कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सकते मंत्री। सचिवालय प्रशासन विभाग नियुक्त करेगा मंत्री के कर्मचारी। कंप्यूटर से लॉटरी के जरिए नियुक्त किए जाएंगे कर्मचारी। मंत्री के कार्यालय में होती है निजी सचिव, सहायक निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति। इन पदों पर होगी 20% महिलाओं की भी नियुक्ति और अपनी मनमर्जी से मंत्री ये स्टाफ नहीं रख सकेंगे। निजी स्टाफ रखने की अनुमति उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को नहीं है। अपनी मर्जी से कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सकते हैं मंत्री। सचिवालय प्रशासन विभाग ही मंत्री के कर्मचारी नियुक्त करेगा। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का सम्मान कोरोना महामारी में बेहतरीन प्रबंधन के लिए स्कॉच लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। विवेक ओबेरॉय ने इकबाल सिंह चहल को यह पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है विवेक देबरॉय। 26 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये समारोह। 1997 से संचालित है। स्कॉच ग्रुप समाज में योगदान देने में असाधारण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ये सम्मान दिया गया है। कोरोना महामारी में बेहतरीन प्रबंधन के लिए स्कॉच लोक सेवा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। विवेक देबरॉय ने इकबाल सिंह चहल को पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है विवेक देबरॉय। 26 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये समारोह। फोन कॉल से पहले कोरोना संदेश बंद करने पर विचार। कोरोना महामारी शुरू होने पर फोन पर शुरू किए गए थे संदेश। सरकार को मिले ये संदेश हटाने के कई आवेदन। दूरसंचार विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसे लेकर पत्र लिखा। कोविड संबंधी कॉलर ट्यून को फोन से हटाने का अनुरोध है और इसे लेकर कई पत्र लिखे गए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। फोन कॉल से पहले कोरोना संदेश बंद करने पर विचार है। कोरोना महामारी शुरू होने पर फोन पर ये संदेश शुरू किए गए थे, लेकिन सरकार को ये संदेश हटाने के कई आवेदन मिले हैं, कई पत्र लिखे गए हैं कि कोविड संबंधी कॉलर ट्यून को हटाया जाए और इस पर विचार किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के घर ढहाए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को ये कार्रवाई की। ढहा दिए ताज मोहिउद्दीन और अब्दुल मजीद वानी के घर। ताज की 2 बहनों सहित 3 और लोगों के घर पर भी ढहा दिए गए हैं। रविवार सुबह 6 बजे जेसीबी मशीन लेकर टीम पहुंच गई थी। पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग ने तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सरकारी जमीन पर बने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के घर ढहाए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को ये कार्रवाई की। ढहा दिए गए ताज मोहिउद्दीन और अब्दुल मजीद वानी के घर। ताज की 2 बहनों सहित 3 और लोगों के घर पर भी ढहा दिए गए हैं। रविवार सुबह 6 बजे जेसीबी मशीन लेकर टीम पहुंच गई थी। पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। विद्या भारती की साधारण सभा रांची में संपन्न हुई है। अवनीश भटनागर अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त हुए हैं। श्रीराम आरावकर की जगह पदभार संभालेंगे। 9 वर्षों से मंत्री का दायित्व निभा रहे थे अवनीश भटनागर। सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत संगठन मंत्री नियुक्त कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। वही संगठन मंत्री काशीपति श्रीराम आरावकर सहित 6 संगठन मंत्रियों की नियुक्ति हुई है और इस तरह विद्या भारती की 29 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था है विद्या भारती। तो श्रीराम आरावकर की जगह अब पदभार संभालेंगे अवनीश भटनागर। अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। 9 वर्षों से मंत्री का दायित्व निभा रहे थे अवनीश भटनागर। ये सह संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत संगठन मंत्री नियुक्त हुए हैं। वे कार्यकारिणी सदस्य ये रहेंगे। संगठन मंत्री काशीपति श्रीराम आरावकर सहित 6 संगठन मंत्रियों की भी यहाँ नियुक्ति की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपना डिप्लोमेटिक स्पेस बनाया है। रूस और अमेरिका दोनों से बराबरी दूरी बनाए हुए है भारत।
कम से कम आधा दर्जन देशों के राजनयिक मानते हैं ये बात। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद बातचीत का क्रम जारी रहा। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री स्तर पर 26 बार फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार के विश्व नेताओं से मुलाकात की है और 6 देशों के नेताओं से विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात की। और आने वाले कुछ हफ्तों तक भारत का डिप्लोमेटिक कैलेंडर यहाँ पर फुल है। जिस तरह से मुलाकातों का ये दौर भी जारी है। रूस और अमेरिका दोनों से बराबर दूरी बनाए हुए है भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपना डिप्लोमेटिक स्पेस यहां पर बनाया हुआ और यही वजह है कि रूस और अमेरिका दोनों से भारत ने बराबर दूरी बनाए हुई है। कम से कम आधा दर्जन देशों के राजनयिक मानते हैं ये बात। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद बातचीत का क्रम जारी रहा। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री स्तर पर 26 बार फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार की विश्व नेताओं से मुलाकात, तो 6 देशों के नेताओं से विदेश मंत्री जयशंकर ने भी मुलाकात की। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताई है, साथ ही सहमति भी कि कैसे की जा सकती है मदद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐसे बच्चों की पहचान की है। माता पिता में से किसी एक को खो चुके हैं 1,47,773 बच्चे। माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों की संख्या 10,600 है। इन बच्चों को शिक्षा और उचित देखभाल की जरूरत है और इस पर सहमति सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई कि आखिर इन्हें इनकी मदद कैसे की जा सकती है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। विदेश में बसने वाले भारतीयों की संख्या 3 वर्ष में 18% बढ़ी है। वर्ष 2015 तक विदेशों में बस गए थे 1,14,00,000 भारतीय। वर्ष 2018 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 1,34,00,000। करीब 11 लाख भारतीय विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो विदेश में बसने वाले भारतीयों की संख्या 3 वर्ष में 18% तक बढ़ गई है। जहां 2015 तक विदेशों में बस गए थे 1,14,00,000 भारतीय, वहीं 2018 में इनकी संख्या 1,34,00,000 हो गई। करीब 11 लाख भारतीय विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने का अनुमान है। केरल में हड़ताल में भाग नहीं ले सकते सरकारी कर्मचारी। हाईकोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पाबंद किया है। ये माकपा से जुड़े कर्मचारी संगठनों और कांग्रेस के लिए झटका है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। सोमवार को केरल सरकार कार्यालयों में थी बहुत कम उपस्थिति और इसके बाद मुख्य सचिव वीपी जॉय ने कर्मचारियों को चेतावनी दी। गैर हाजिर रहने पर वेतन काटने, छुट्टी रद्द करने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर गैर हाजिर रहते कर्मचारी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। केरल में अब हड़ताल में सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट के दखल पर अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इसे लेकर पाबंद किया है। असम मेघालय में 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ब्रेक लग गया है। दोनों राज्यों के बीच हुआ एक ऐतिहासिक करार। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर व्यक्त की है अपनी सहमति। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सांसद दिलीप सेकिया और मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा ने दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। समझौता बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते का ब्यौरा देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि 12 जगहों में से 6 पर असम मेघालय के बीच समझौता हुआ है। दोनों राज्यों के बीच की 70% सीमा आज विवाद से मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है बाकी की 6 जगहों को भी हम निकट भविष्य में सुलझा देंगे। आज का दिन एक विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक बृहद प्रयास किए। इस दौरान असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि आगे का विवाद हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनकी टीम का आभार भी जताया। साथ ही कहा कि विकसित नॉर्थ ईस्ट का जो सपना पीएम ने देखा है अब वो जल्द साकार होगा। शाह ने बताया कि अब तक 4,800 से ज्यादा हथियार कानूनी अथॉरिटी के सामने यहाँ सरेंडर किए जा चुके हैं। बड़ी कोशिश है जो लगातार की जा रही थी और आज जाकर कामयाबी मिली है जब ये समझौता हुआ और समझौते में दोनों मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर भी किए। 50 साल पुराना सीमा विवाद था जिस पर अब ब्रेक लग चुका है। दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक करार आज हुआ जिसके साक्षी खुद गृह मंत्री अमित शाह बने। उनकी मौजूदगी में ही दोनों राज्यों के बीच ये समझौता हुआ। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की है। असम के मुख्यमंत्री जहां हिमंता बिस्वा शर्मा, सांसद दिलीप सेकिया और मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा ने दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। समझौता बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते का ब्यौरा देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि 12 जगहों में से 6 पर असम मेघालय के बीच समझौता हुआ। दोनों राज्यों के बीच की 70% सीमा आज विवाद से मुक्त हो गई है। केरल के मंदिर में गैर हिंदू नृत्यांगना को नृत्य की अनुमति नहीं है। भरतनाट्यम नर्तकी मनसिया वीपी ने यह आरोप लगाया। कुदाल माणिक्य मंदिर परिसर में नृत्य का कार्यक्रम रद्द हुआ है। 21 अप्रैल को प्रस्तावित था मनसिया वीपी के नृत्य का कार्यक्रम। हिंदू नहीं होने के कारण मनसिया वीपी का कार्यक्रम रद्द हुआ। त्रिशूर जिले के इरिंजालाकुड़ा में
कुदाल माणिक्यम मंदिर है और इस मंदिर में नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन इसे रद्द किया गया। गैर हिंदू नृत्यांगना को नृत्य की अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। भरतनाट्यम नृत्य की मनसिया वीपी ने यह आरोप लगाया। चीन का आर्थिक केंद्र शंघाई फिर से कोरोना की चपेट में है। शंघाई शहर में 2 साल बाद लगा सबसे बड़ा कोरोना लॉकडाउन। शंघाई की करीब 1 करोड़ जनता फिर से गुजर रही है सख्त लॉकडाउन से। चीन ने शंघाई में शुरू की कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापक टेस्टिंग। ड्रैगन के सख्त लॉकडाउन के इस ऐलान से दुनिया भर में खलबली मची है। चीन के सख्त लॉकडाउन की नीति से अर्थव्यवस्था वित्तीय बात संकट में है। शंघाई में लॉकडाउन से चीन के आर्थिक विकास दर को भी यहाँ खतरा पहुंचा है। तो शंघाई की करीब 1 करोड़ जनता है फिर से अब सख्त लॉकडाउन से गुजर रही है, क्योंकि एक बार फिर से शंघाई शहर कोरोना की चपेट में आ चुका है। चीन ने शंघाई में कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापक टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। अपनी पार्टी के खिलाफ हरीश रावत का बड़ा आरोप है। कहा, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने के चक्कर में कांग्रेस की हार हुई। जो काम भाजपा के लोग इतने वर्षों में नहीं कर पाए, उसे अब कांग्रेस पार्टी के लोग अंजाम देना चाहते हैं। बिना किसी का नाम लिए रावत ने कहा, उन्हें मेरी हार से भी चैन नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये बेहद अहम और बड़े आरोप हरीश रावत ने लगाए हैं। बड़ा सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। उनका कहना यही कि अपनी पार्टी के खिलाफ हरीश रावत का ये बड़ा आरोप और कहना यही कि मेरे राजनीतिक करियर खत्म करने के चक्कर में ही कांग्रेस की हार हुई है। जो काम भाजपा के लोग इतने वर्षों में नहीं कर पाए, उसे अब कांग्रेस पार्टी के लोग अंजाम देना चाहते हैं। और बिना किसी का नाम भी रावत ने कहा कि उन्हें मेरी हार से भी चैन नहीं है और इसलिए मेरे खिलाफ तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। केंद्र सरकार ने लिया नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला और अब प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा ये संग्रहालय। देश के सभी 14 पूर्व पीएम की यादों को सहेजा जाएगा और इस संग्रहालय में पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करेंगे संग्रहालय का उद्घाटन। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए ये कदम उठाए गए। हम सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता देना चाहते हैं। संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को भी दिखाया गया है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी सांसदों से ये बात कही और साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए ही ये बेहद अहम कदम उठाए गए हैं और हम सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता देना चाहते हैं। संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी को गोवा पुलिस की कमान। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जसपाल सिंह बने हैं गोवा के डीजीपी। गृह मंत्रालय ने गोवा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। एजीएमयूटी कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जसपाल सिंह। दिल्ली पुलिस के अधिकारी को गोवा पुलिस की कमान सौंपी गई है, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जसपाल सिंह अब गोवा के डीजीपी बने हैं। गृह मंत्रालय ने गोवा का नया पुलिस महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया है। नीरज ठाकुर बने अंडमान निकोबार के डीजीपी। अभी दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर है ठाकुर। एजीएमयूटी कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नीरज ठाकुर। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। तो नीरज ठाकुर अंडमान निकोबार के डीजीपी बने हैं। अभी दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर है ठाकुर। आपको लेकर पीके की भविष्यवाणी। पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद बुलंद है आम आदमी पार्टी के हौसले और अब गुजरात में भी अपनी सक्रियता बढ़ाने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। और इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की। कहा, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनने में लगेंगे 15-20 साल। कोई भी पार्टी रातों रात नेशनल पार्टी नहीं बन जाती। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोट हासिल करने की जरूरत है, जबकि आपको 2019 में मिले थे मात्र 27 लाख वोट। और इसको देखते हुए आपके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पंजाब में पार्टी के क्लीन स्वीप करने के सवाल पर पीके ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी दल राष्ट्रीय दल हो सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को देखने पर यह साफ है कि सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही पूरे देश के लोगों तक पहुंच चुके हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी 15-20 साल का वक्त लगेगा। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कोई भी पार्टी रातों रात नेशनल पार्टी नहीं बन जाती है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोट हासिल करने की जरूरत है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2019 में मात्र 27 लाख वोट मिले थे। और इसको देखते हुए आपके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ममता दीदी राजभवन में तलब की गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुलाया ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर ममता को बुलाया राज्यपाल ने। सीएम ममता बनर्जी को बातचीत के लिए राज्यपाल ने बुलाया है। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ममता से बात करेंगे धनखड़। हाल ही में रामपुर हाट और विधानसभा में हुई हिंसा पर
दोनों के बीच बातचीत होगी और इसी को लेकर ही बातचीत करने के लिए राज्यपाल रणदीप धनखड़ ने ममता दीदी को तलब किया है। राजभवन में ममता बनर्जी को बुलाया है। आपराधिक घटनाएं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही हैं, उसे लेकर बातचीत करेंगे राज्यपाल रणदीप धनखड़ और इसीलिए सीएम ममता बनर्जी को बातचीत के लिए राज्यपाल ने बुलाया है। बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसी को लेकर ही धनखड़ ममता बनर्जी से बात करेंगे। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।